सबसे लोक स्वरूप की आज की ये दूसरी प्रस्तुति है। आज की प्रस्तुति में हम लोक की सहज और दोष रहित पुनर्व्याख्या को समझेंगे। लोक में मैं पिछली मीटिंग में क्या हुआ था वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले ये समझते हैं कि लोक में 3 प्रकार के विषय पाए जाते हैं, यथा लोक की भौतिक सामग्री, दूसरा उसकी ऐतिहासिक घटनाएं मिलती हैं, और तीसरे प्रकार है ज्योतिष गण का उसमें विवेचन मिलता है। इन तीनों विषयों के विवरण की पद्धतियां भी भिन्न भिन्न हैं। वे इस प्रकार हैं कि हमने लास्ट जो मीटिंग में ये समझने और साबित करने की कोशिश की थी कि लोक की समस्त भौतिक विषय वस्तु को हवाई प्रक्षेपण विधि, जिसे भौगोलिक विधि भी कहा जाता है, क्यों नहीं मानव मस्तिष्क द्वारा व्यक्त और समझा जा सकता है, तथा इन्हें कैसे स्टैटिस्टिकल मेथड से एक ही झांकी में आसानी से समझा जा सकता है। लोक की समस्याओं का उचित हल ढूंढने की ये बुनियादी शोध है। हमने इस बात पर भी जोर दिया था लास्ट टाइम में कि हम सब पहले इस पद्धति के सिद्धांत के बारे में आश्वस्त ही नहीं बल्कि पूर्ण आश्वस्त हो जाएं, और उसके बाद ही शास्त्रों की व्याख्या शुरू करने के लिए आगे बढ़ें। इसके अलावा हमने एक सेल्फ असेसमेंट के लिए एक 4-वे टेस्ट भी सुझाया था कि किस प्रकार हम स्वयं अपना टेस्ट कर सकते हैं कि हमने असम पद्धति को भली भांति समझा है या नहीं। और दूसरे विषय का सिद्धांत है कि सभी ऐतिहासिक घटनाएं वास्तविक भौगोलिक भूमि पर घटित होती है, न कि सांख्यिक चार्ट पर। इसलिए ऐसी घटनाओं का वर्णन करने के लिए भौगोलिक विधि यानी एपीएम का उपयोग किया जाता है। जब हमारी स्मृति से ये मिट गया कि भरत क्षेत्र अपनी शाश्वत नदियों के साथ भौगोलिक भारतवर्ष नहीं बल्कि एक सांख्यिक चार्ट है, तब आचार्यों ने जो ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन किया था वह सांख्यिक भरत क्षेत्र पर हुआ है, न कि भौगोलिक भारतवर्ष पर। इस विसंगति को हमें ध्यान में रखना होगा। और ज्योतिषीय वस्तुओं को दर्शाने की जो पद्धति है उसकी विस्तृत चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। इसका आगे नेक्स्ट, अब जो लोक चार्ट की सही व्याख्या करने के कुछ बुनियादी नियम हैं। एक बार लोक चार्ट को सही ढंग से पढ़ने के नियम और सिद्धांत ठीक से समझ में आ जाए तो फिर हम लोक के मूल्यवान मानचित्र की गलत व्याख्या नहीं करेंगे तथा आधुनिक वैज्ञानिक जानकारियों के साथ भ्रम और विसंगतियां पैदा करने से बच जाएंगे। ये स्टैटिस्टिकल मेथड से लोक में दर्शाए गए पहाड़, नदियां, मैदान और समुद्र जैसे हैं वैसे ही सही माने जाते हैं, लेकिन उनके स्वरूप का मंतव्य बदल जाता है क्योंकि वे सामूहिक यानी सामुदायिक रूप से दर्शाए गए हैं। उनकी आपसी दूरियों का मतलब बदल जाएगा क्योंकि समूह रूप में होने के कारण वे आपसी दूरियां वास्तविक नहीं होकर गणितीय दूरियां हैं। इन दूरियों को किसी खास सुविधा या प्रयोजन से दर्शाया गया है। तीसरा है कि किसी एक समूह में सम्मिलित इकाइयां ब्रह्मांड में कहीं भी अवस्थित हो सकती हैं, यानी पड़ोस में दिखने वाली इकाइयां वास्तव में दूर दूर अवस्थित हो सकती हैं। उनके बीच का वास्तविक रिक्त स्थान या कोई अन्य वस्तु इस पद्धति में दिखाना योग्य नहीं है। नेक्स्ट कैसे करना है? तो स्टैटिस्टिकल मेथड में स्विच ओवर करके लोक की विसंगतियों का कैसे हल निकलता है। चूंकि अधिकांश विरोधाभास लोक की व्याख्या के लिए गलत विधि यानी प्रक्षेपण विधि एपीएम के लंबे समय तक उपयोग के कारण पैदा हुए थे, अतः एक बार जब हम स्टैटिस्टिकल मेथड विधि द्वारा लोक की व्याख्या फिर से शुरू करेंगे तो विसंगतियां स्वतः ही गायब हो जाएगी। इस शोध में लोक की मूल विषय वस्तु में बिना कोई बदलाव किए
केवल उसकी व्याख्या करने की सही विधि को प्रतिस्थापित किया गया है। इसका मतलब यह है कि शास्त्रों में दिए गए लोक के शुद्ध संस्करण में सत्य के साथ कोई विरोधाभास नहीं होगा। भूगोल की जो भूगोल से संबंधित जो हमारे विरोधाभास है उसको हम पहले लेते हैं कि शास्त्र अनुसार हमारी पृथ्वी का आकार चपटा तथा स्थिर है। इसका समाधान यह है कि शास्त्रों में सर्वज्ञों ने जम्बूद्वीप को एक निरंतर, अविरल, सपाट और स्थिर पृथ्वी के रूप में वर्णित किया है, क्योंकि जम्बूद्वीप ब्रह्मांड की एक लेपेकिन यानी आकाशगंगा प्रणाली में अवस्थित सभी मानव ग्रहों के भूमि क्षेत्रों को के समूह को स्टैटिस्टिकल रूप में दर्शाता है। इस प्रकार ये स्पष्ट हो जाता है कि जम्बूद्वीप रूप भूमियों का समूह जिसमें हमारी भौगोलिक पृथ्वी या अन्य किसी भी घटक ग्रह अवेलेबल हैं, उनकी भौगोलिक आकृति और गति को चित्रित नहीं किया जा सकता है। इसलिए स्टैटिस्टिकल जम्बूद्वीप का आकार और गति, जिसमें भरत क्षेत्र के रूप में हमारी पृथ्वी का भूमि क्षेत्र भी शामिल है, समतल और स्थिर क्षेत्र के रूप में ही उल्लेख करना सही है। यही सर्वकथित है। आकाशगंगा के पृथ्वी सहित 40 मानव निवासित ग्रहों का कुल जल क्षेत्र लवण सागर का निर्माण करते हैं। भूगोल से संबंधित दूसरा विरोधाभास, जब भरत क्षेत्र में रात होती है तो वह क्षेत्र महाविद्य क्षेत्र होगा जहां दिन होता है। विज्ञान के अनुसार तो वह अमेरिका है। हम पृथ्वी के चारों ओर घूम चुके हैं, लेकिन कोई महाविद्य क्षेत्र नहीं मिला है जहां पर कि तीर्थंकर विचरण करते हों। तो इसका समाधान ये है कि हम पहले ही ये समझ चुके हैं पिछली प्रेजेंटेशन में कि नई पद्धति के अनुसार हमारी पृथ्वी और महाविद्य क्षेत्र के ग्रह भौतिक रूप से अंतरिक्ष में हमारी आकाशगंगा में बिखरे हुए हैं। शास्त्रों में दर्शाई गई क्षेत्रों की निरंतरता विशुद्ध रूप से उनकी भूमि क्षेत्रों की सांख्यिकी व्यवस्था के कारण है। वैसे तो ये अमेरिका ही है जहां दिन होगा, जो कि भरत क्षेत्र का ही एक हिस्सा है। महाविद्य क्षेत्र तो हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित होना चाहिए, लेकिन सांख्यिक के लोक में महाविद्य क्षेत्र को भरत क्षेत्र से अविरत रूप से जुड़े हुए दिखाना तकनीकी रूप से ही सही है। भूगोल से संबंधित तीसरी विसंगति, चूंकि शास्त्रानुसार हमारी पृथ्वी डिस्क जैसी चपटी है, इसलिए हजारों मानव निर्मित उपग्रहों के हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो विभिन्न देशों के 9000 से ज्यादा उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। तो समाधान यह है कि हमने पिछले प्रेजेंटेशन में सिद्ध किया था कि शास्त्रों में हमारी पृथ्वी का वर्णन स्टैटिस्टिकल मेथड से जम्बूद्वीप लवण समुद्र के पेयर युग्म के एक भाग के रूप में किया गया है, न कि भूगोल के रूप में। अतः उपग्रहों का भौगोलिक पृथ्वी के चक्कर लगाना शास्त्र विरुद्ध नहीं हो सकता है। उपरोक्त से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वास्तविक भौगोलिक विशेषताओं का चित्रण करके उनकी फिर तुलना लोग के स्टैटिस्टिकल चार्ट से करना तकनीकी रूप से गलत है। अब हम थोड़ा ज्योतिष देवों और गणों को समझते हैं। ज्योतिष शास्त्र के विरोधाभासों को समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ परिभाषाएं देखते हैं। एक है फलित ज्योतिष विद्या। ये सितारों, सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों और नक्षत्रों जो भी चमकदार वस्तु दिखाई देती है उसकी स्थिति और चाल और उनकी गतिविधियों का अध्ययन इस विश्वास के साथ करना कि वे मानव मामलों को प्रभावित करते हैं। और खगोल विज्ञान, ब्रह्मांड विज्ञान के सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों, तारों का सिर्फ वैज्ञानिक अध्ययन करना। इसमें हम एक विशेष टिप्पणियां करना चाहते हैं कि विश्व के सभी तारों, ग्रहों, आकाशीय पिंडों को हमने पहले ही वर्गीकृत समूहों में स्टैटिस्टिकल मेथड का उपयोग करके लोक में प्रस्तुत कर दिया गया है।
तो प्रश्न उठता है कि इन सब घटकों को फिर से ज्योतिष चार्ट पर एवास्तिक या प्रतीकात्मक रूप में प्रकट करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमने ये देखा था कि मूल ज्योतिष लोक में जो हमारी पट्टी है, ज्योतिष पट्टी, उसमें तो संपूर्ण लोक की सामग्री का केवल प्लाज्मा पदार्थ ही रखा गया है। इसका मतलब है कि लोक की कोई भी चमकीली इकाई जैसे सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र आदि जिन्हें हम ज्योतिष गण कहते हैं, वे सिद्धांत रूप से प्लाज्मा पट्टी से सीधे संबंधित नहीं हो सकते हैं। ज्योतिष लोक में यानी फलित ज्योतिष का जो प्रतिपादन होता है वो कैसे करते हैं फिर। तो जैन आगमों में फलित ज्योतिष विद्या का अभ्यास करना पाप माना गया है। यह भी कहा गया है कि साधु को निरर्थक मोक्षहीन ज्योतिष, स्त्री कथा आदि का त्याग कर देना चाहिए। ये उत्तराधीन सूत्र में लिखा है। लेकिन जब हिंदुओं ने इसका अभ्यास करना शुरू किया तो कुछ वर्षों के बाद में यानी पहली दूसरी शताब्दी में जैन आचार्यों को भी विषम परिस्थितियों के कारण ज्योतिष विद्या का अभ्यास शुरू करना पड़ा था। ज्योतिष की इकाइयां जैसे ग्रह आदि की गति का चित्रण करने में हमारी असम पद्धति भी सक्षम नहीं है। ज्योतिष विद्या के अभ्यास और गणना को सरल बनाने के लिए तत्काल ज्योतिषाचार्यों ने ज्योतिषीय घटकों को पृथ्वी पर पड़ रहे उनके प्रभाव के अनुसार क्रमशः ज्योतिष चार्ट पर बहुत ही कुशलता से स्थापित कर दिया था। अतः उनकी आपसी दूरियों को भौगोलिक दूरियां नहीं समझनी है। सरल रूप से गणना करने के लिए सांख्यिक जम्बूद्वीप की थाली पर गतिशील 2 सूर्य और 2 चंद्रमा दिखाने की उनकी आवश्यकता पड़ती है। ज्योतिष लोक में मूलतः केवल ज्योतिष देव ही निवास करते हैं। साधारणतया ये हमारे लिए अदृश्य ही रहते हैं। इस प्रकार ज्योतिष गण की वहां उपस्थिति को एक प्रकार से अशुद्ध ही समझना चाहिए। अन्य लेखकों की दृष्टि में ज्योतिष लोक सर्वार्थ सिद्धि के मूल अर्थ से आधुनिक भाषा में निम्नलिखित कहा जा सकता है। सभी तारों के पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था यानी चमकदार पदार्थ को एक रज्जु व्यास की 110 योजन मोटाई वाली रिंग द्वारा सांख्यिक पद्धति से प्रस्तुत किया जा सकता है। ज्योतिष लोक का यह वलय प्लाज्मा पदार्थ की समतल भूमि का एक अखंड टुकड़ा है। सूर्य, चंद्रमा आदि सभी ज्योतिषी प्रकार के देवता इसी माध्यम में निवास करते हैं। कौन? केवल ज्योतिषी देवता। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह आदि जैसी चमकदार वस्तुएं जिन्हें ज्योतिष गण कहा जाता है, वो मूल रूप से ज्योतिष लोक के सूर्य, चंद्रमा आदि स्वयं देवों के साथ या देवताओं के साथ रमेश कपूर उनके अनुसार कोई संबंध नहीं रखते हैं। ये सेवानिवृत्त IIA एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु के रिटायर्ड प्रोफेसर है। ज्योतिष गण के सूर्य, नक्षत्रों और ग्रहों के व्यवस्थित अध्ययन और उनकी सापेक्ष स्थिति का मनुष्य के भविष्य पर प्रभाव को बताने की विद्या को भारत में पहली शताब्दी के बाद ही जनता द्वारा स्वीकृति मिली थी। ज्योतिष गणों के अधिरोपण की क्या विशेषता है? वो है कि फलित ज्योतिष के अभ्यास को सुविधाजनक बनाने के लिए ज्योतिष गणों को बाद में ज्योतिष लोक पर ज्योतिषाचार्यों द्वारा अधिरोपित किया गया था, जो उस अवधि के दौरान समकालीन परिस्थितियों के कारण आवश्यक हो गया था। नक्षत्रों के संबंध में उनकी गतिशील स्थिति के कारण उन्हें पृथ्वी पर उनके प्रभाव की मात्रा यानी QI के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। इसका मतलब है कि उन्हें SM और APM द्वारा व्यवस्थित नहीं किया गया है, बल्कि फलित ज्योतिष के लिए यानी गणना की सुविधा के लिए प्रभाव के अनुसार दूरियों पर रखकर एडहोक विधि से व्यवस्थित किया गया है। इस प्रकार ये ध्यान में रखना चाहिए कि ज्योतिष लोक की 110 योजन ऊंचाई की SM पट्टी के भीतर ज्योतिष गणों के आकार, पारस्परिक दूरी आदि का उनकी वास्तविक भौगोलिक विशेषताओं के साथ में कोई संबंध नहीं है। ये तथ्य ज्योतिष शास्त्र से संबंधित भ्रमों को दूर कर सकता है। अब मिशन चंद्रयान 3 लोक की इस शोध के परिप्रेक्ष्य में
चंद्रयान अभियान की सफलता को हमें संशय की स्थिति से बाहर आकर वस्तु स्थिति को समझ लेना चाहिए। इसमें कुछ भी आगम विरुद्ध नहीं मिलता है। आदित्य लॉन्ग रेंज में रहकर लगातार उसी एक सूर्य को देख रहा है जो हमें भी हर सुबह दिखाई देता है। तो हमारी अखंड श्रद्धा क्या है कि जो सत्य आज हमें विज्ञान बता रहा है वह सत्य केवलियों को भी अवश्य ही ज्ञात था। तो अब हमें यह भी मालूम हो गया है कि शास्त्रों में दो सूर्यों का वर्णन क्यों किया गया है। ये स्लाइड नंबर 10 में हमने देखा था। चंद्रमा पर प्रज्ञान उतरा है, उसे सही मानना आगम विरुद्ध नहीं होता है, क्योंकि अब हमें मालूम हो गया है कि शास्त्रों में दो चंद्रमा बताने का क्या तात्पर्य था। अतः वास्तव में पृथ्वी का एक भौगोलिक चंद्रमा मानना आगम विरुद्ध नहीं है। विसंगति और हमारा निष्कर्ष, हमारा चंद्रयान 3 और आदित्य की यात्रा से स्पष्ट हो जाता है कि भौगोलिक यानी वास्तविक सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा हमारी पृथ्वी के बहुत नजदीक है। चिंतन करने से यह भी स्पष्ट हो गया है कि आगमों में किस कारण से चंद्रमा को सूर्य की अपेक्षा बहुत दूर बताया गया है, जबकि केवलियन को मालूम था कि वास्तव में नजदीक है। उपरोक्त विसंगतियों पर चिंतन करने से यह भी स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है कि हमारे निष्कर्ष कि पूर्वाचार्यों ने फलित ज्योतिष के अभ्यास के लिए ज्योतिष गणों को उनके पृथ्वी पर प्रभाव की मात्रा के अनुसार ज्योतिष पट्टी पर अनौपचारिक विधि से व्यवस्थित किया था, ये बिल्कुल सही है। अतः उन गणों का हमारे सौर मंडल, नक्षत्रों आदि से कोई सीधा भौतिक संबंध नहीं है। इस तथ्य को ध्यान में रखने से फिर उनसे कोई तुलनात्मक विसंगति रह ही नहीं जाती है। आधुनिक प्रयोग, अब ऐसा समझ में आता है कि उपरोक्त शोध के बाद भी एक मुख्य मुद्दा जो हमारे दिमाग में मजबूती से बैठा हुआ है वह यह है कि पृथ्वी चपटी है न कि गोल। इसके लिए परम पूज्य आचार्य श्री यशो विजय जी द्वारा किए गए जहाज और टेलीस्कोप प्रयोग का उदाहरण बराबर आचार्य लोग देते रहते हैं। तो अभी कुछ आचार्यों का अभिमत है कि यदि जहाज टेलीस्कोप प्रयोग को आधुनिक उन्नत तरीके से आचार्यों की देखरेख में वापस किया जाए तो सबके दिमाग से संशय की संभावना हट जाएगी। थैंक्स। हम जिनवानी के विरुद्ध कुछ भी प्रेरणा हुई हो तो मेरा मिच्छामि दुक्कडम। तो ये सेशन अभी क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन है सर। किसी का कुछ कमेंट्स या क्वेश्चन हो तो बता सकते हैं सर।